गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हमारा ऑसिलेशन एपिसोड नेक्स्ट और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है टाइम पीरियड से रिलेटेड। देखो, मुझे जो मेन आज कॉन्सेप्ट लेना है वो है एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट रिवाइज करवा देता हूँ, तो जिसने पढ़ लिया है वो फॉरवर्ड कर सकता है वीडियो को और बाकी लोग का रिवीजन हो जाएगा। एसएचएम के अंदर हमारे पास में बेसिकली दो टाइप के एसएचएम थे। एक था लीनियर एसएचएम, ठीक है, ये बात याद रहनी चाहिए। एक था लीनियर एसएचएम और दूसरा था हमारा एंगुलर एसएचएम। तो आज तक हम जो पढ़ रहे थे वो कौन सा एसएचएम था? तो हम देखेंगे कि आज तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा लीनियर एसएचएम, ठीक है, ऐसे। ओके ना, माइक सेट, ठीक। अब देखो, हम जब लीनियर एसएचएम पढ़ते हैं तो लीनियर एसएचएम के अंदर हमारे पास में क्या क्या चीज़ें थी, मैं एक शॉर्ट पॉइंट्स आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो कि हमारे पास में एक रिस्टोरिंग फोर्स था, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं अभी लीनियर एसएचएम की, लीनियर एसएचएम, और इसके अंदर में हमारे पास में था रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स आपको याद होगा इसका कितना था? F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, और यू कैन राइट इट एज F इज इक्वल्स टू kx, ठीक है। हम ये चीज़ों पे ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, हम इसको जस्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं इसलिए। तो हमने यहाँ से फिर एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमको क्या मिली थी? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये था हमारा एक्सेलरेशन इन लीनियर एसएचएम, है ना, लीनियर एसएचएम। उसके बाद हमने जो है तो देखा था कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू से ही हमने ये पॉइंट 2 निकाल पाया था। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आती है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। जैसे कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये हो जाएगा मास इंटू, अब माइनस के साथ लगा दोगे तो ये आ जाएगा मास और ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये आ गया आपके पास में फोर्स, ठीक है, ये आपके पास फोर्स था। तो समझ लो अब हमारे पास में एक इक्वेशन है एफ इज इक्वल्स टू के एक्स की, है ना। एक इक्वेशन है हमारे पास में एफ इज इक्वल्स टू के एक्स की, और दूसरी इक्वेशन है ये वाली, यानी कि माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स वाली। तो ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम लिख सकते हैं, देखो, यूजिंग 1 एंड 2। मैं जस्ट ये आपको रिवाइज फिर से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एंगुलर एसएचएम में ये चीज़ें बदलने वाली है, ठीक है। एंगुलर एसएचएम में सारी चीज़ें बदलने वाली है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हो जाएगा, इक्वेशन से कर दिया तो ये हो जाएगा के एक्स इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड में ले लो, माइनस को छोड़ दो। मैग्नीट्यूड में अगर मैंने ये ले लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरे पास इक्वेशन मिलेगा एक्स एक्स कैंसल, और ओमेगा स्क्वायर की इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल पाई है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाय एम। अब समझा ये कहाँ से आया था? तो के बाय एम तो कितने दिनों से पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। के बाय एम ये क्या है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, ठीक है ना। तो ये आपके पास में सबसे बड़ा रिलेशन होता है हमारा, जो हमारे टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने के हमारे काम आता है, ठीक है ना। ये वैल्यू तो आपको याद है, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। अच्छा, हमने ये सोचा कि हमको ये पता है, क्या पता है हमको, कि एज टाइम पीरियड जो होता है, एज टाइम पीरियड उसको लिखा जाता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो हम क्या लिख पाएंगे इसको? 2 पाई और डिवाइड बाय ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ के बाय एम, ठीक है ना। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगी, द टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, ठीक है। ये भी इक्वेशन आपको याद होगा, हमने निकाले थे इससे पहले, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन है, और टाइम पीरियड मिल गया। टाइम पीरियड के बाद में हमने निकाली थी फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से थी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, ठीक है ना। 1/2 इसका रेसिप्रोकल है ना, जस्ट 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम, ठीक है ना। क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन भी एक रिलेशन हमारे पास होता है, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी उससे भी निकाली जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक के तो आपके पास में फ्रीक्वेंसी थे वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी आपके पास। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ जो हम अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि इन
अब देखो इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसएचएम, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि लीनियर एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एम और के जो है टाइम पीरियड की इक्वेशन में और ये फ्रीक्वेंसी में जो एम और के है यहाँ पर, ये दोनों के फॉर्म्स बदल जाते हैं। जनरली इसको क्या कहा जाता है, तो याद रख लो ये वाला है। जनरली एम को कहा जाता है इनर्शिया फैक्टर, ठीक है, और के को कहा जाता है स्प्रिंग फैक्टर, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट से आया है ना ये, तो स्प्रिंग फैक्टर बोलते हैं उसको। और एम बोले तो इनर्शिया फैक्टर है, यानी कि क्या होता है, एम की वजह से एक्चुअली बॉडी का इनर्शिया हम नाप सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिर बदल जाएगा। हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में आ जाएगा 2 पाई, और ऊपर में क्या था m बाई के ना, तो m की जगह पे क्या आ जाएगा, m की जगह मुझे लिखना पड़ेगा इनर्शिया फैक्टर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनर्शिया फैक्टर, और नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया इनर्शिया फैक्टर, नीचे आ गया स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि टाइम पीरियड का ये एक फॉर्मूला आपके पास में आ गया है, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ये जनरल फार्मूला हो चुका है हमारे पास में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है हमारे लिए, ठीक है। ये फार्मूला हम हर जगह चला सकते हैं, ये चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में चला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी महत्व, इसका इंपॉर्टेंस का ज़्यादा है। देख लो कहाँ से आया फार्मूला, और ये हमारा टाइम पीरियड का ओरिजिनल फार्मूला था, वहाँ से m बाई के, और उसमें से हमने इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर उसको करके लिख दिया, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी को फिर इसी तरह से लिख पाएंगे, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू 1/2 पाई और अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा स्प्रिंग फैक्टर। अब स्प्रिंग फैक्टर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, स्प्रिंग फैक्टर, और डिवीजन में आ जाएगा आपका इनर्शिया फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। अब अलग अलग फॉर्म्स जो हम लिख रहे थे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो टाइम पीरियड कैपिटल टी, टाइम पीरियड कैपिटल टी, उसका फॉर्मूला। तो हमारे पास में कैपिटल टी का फॉर्मूला आया t इज इक्वल्स टू 2 पाई। ये सारे फॉर्मूले आपको अभी के अभी याद करने हैं, ठीक है, m बाई के, या फिर आप इसको बोल सकते हो, ऊपर रहेगा m, नीचे हो जाएगा k, k की जगह पे कौन, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो इसको वो लिख सकते हैं आप f बाई एक्स, है ना, k की इक्वेशन ला लो, वो f इज इक्वल्स टू के एक्स वाली इक्वेशन में से। फिर इसको लिख सकते हैं f को फोर्स इक्वल्स टू ma, x ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास में m इंटू एक्स अपॉन, नीचे आ जाएगा फोर्स बोले तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास गेट्स कैंसिल, और आपके पास में टाइम पीरियड का एक और इक्वेशन बचा, और वो इक्वेशन हो गया आपके पास में 2 पाई, यहाँ पे भी है 2 पाई, ठीक है, और इसमें भी है 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आपके पास में है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, एक्स बाय ए बोल कर, तो ठीक है ना, इसी को ऐसा लिखा था अपन ने, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्स बाय ए। दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी ये ज़्यादा काम आती है इक्वेशन, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, समझी बात आपको। यहाँ तक का टॉपिक आई थिंक मैं इससे पहले कहीं पढ़ा चुका होगा आपको, तो याद नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट जा रहा है, बहुत सारे एपिसोड्स में जा रहा है, तो वो बात याद नहीं रहती, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो एंगुलर एसएचएम। तो देखो एंगुलर एसएचएम यानी कि क्या, व्हेन अ बॉडी इज अलाउड टू रोटेट फ्रीली अबाउट अ गिवन एक्सिस, देन ऑसिलेशंस, इट्स ऑसिलेशन आर कॉल्ड एज द एंगुलर ऑसिलेशंस, ठीक है। एक बॉडी है आपके पास में, और आपने उसको रोटेट करने के लिए अलाउ किया, मतलब रोटेट में आप देखेंगे ये बॉडी को देखो ज़रा, ये बॉडी को आप देख रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि इस बॉडी की ये डिस्क है ना, ये डिस्क को आपने समझ लो ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये डिस्क के ऊपर में 3 लाइन से, देखो ये सेंटर वाली लाइन है, ये यहाँ पे आ रही है, देखो, ठीक है, ये वाली लाइन, रेड ले लेते हैं पर इसको ये लाइन उसकी सेंटर वाली लाइन है, ठीक है, और उसकी ये 2 लाइन से जो कि उसके एक्सट्रीम पोजीशन माने जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो लाइन है हमारी, जो मीन पोजीशन वाली लाइन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने दूर तक जाती है, तो जब हम इसको रोटेट करते हैं, ये फाइबर से बंधा हुआ है, ठीक है, सपोर्ट है ये, हम इसको रोटेट करके छोड़ते हैं,
ठीक है, एक बार रोटेट कर दिया छोड़ दिया, तो पहले क्या होता है, ये यहाँ से निकलेगा यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ तक, और ये जो सेंटर वाली लाइन है ये लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम। उसके बाद वो वापस आएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ से इधर जाएगा वापस, और फिर क्या होता है, ये जो सेंटर वाली लाइन है आपकी, ये सेंटर वाली लाइन इस लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर जाती है, माइनस वाली, तो हम इसको बोलते हैं कि नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू करके पॉजिटिव एक्सट्रीम तक, यहाँ तक के इसका ऑसिलेशन होता रहता है और ये डिस्क गोल 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 घूमती रहेगी। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में एंगुलर एसएचएम। तो इसके अंदर में क्या होता है, एंगुलर एसएचएम के अंदर में मीन पोजीशन किसको बोलते होंगे, तो देखो हम लिखते हैं उसके अंदर कि व्हाट इज़ द मीन पोजीशन इन एंगुलर एसएचएम। मीन पोजीशन, तो देखो क्या होता है मीन पोजीशन, द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट टॉर्क इज जीरो। रिजल्टेंट टॉर्क, अब आपको टॉर्क मालूम होगा क्या होता है, टॉर्क यानी कि ऐसे होता है कि आप अबाउट ए पॉइंट ऑफ एक्सिस होता है ये, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आप क्या करते हैं, एक रॉड अगर है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हो, तो ये वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ये टॉर्क होता है। ये आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी और एनएलएम के अंदर में। ठीक है, तो इसके अंदर में हो जाता है आर क्रॉस एफ, ये आपको पॉइंट याद है कि टॉर्क बोले तो आर क्रॉस एफ होता है, समझो। तो हम ऐसा देखते हैं कि जब ये बॉडी को हमने जो है तो रोटेट किया, तो रोटेट करने के बाद में आफ्टर रोटेटिंग द बॉडी डिस्क ले लो उसको, ठीक है, बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्पेशल है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से आपने उसको डिस्प्लेस किया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद में क्या हो जाता है, उसके अंदर में टॉर्क आता है, तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज डिफ्लेक्शन टॉर्क, या फिर आप इसको जस्ट बोल दो कि एक टॉर्क जो है तो इसके अंदर में प्रोड्यूस होता है। एक टॉर्क, यहाँ पे दो टॉर्क लग रहे हैं, देखो, एक टॉर्क जिससे आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है, आपको डिस्प्लेस करने के लिए तो टॉर्क की ज़रूरत है, आपने उसको डिस्प्लेस किया, उसके बाद उसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, कॉल्ड एज रीस्टोरिंग टॉर्क। उसके अंदर जो प्रोड्यूस हुआ है उसको बोला जाता है रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, अलग अलग चैप्टर के अंदर में अलग अलग टॉर्क आते हैं, हम वहाँ पे उसको पढ़ेंगे कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ पे याद रखो कि इसका रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क एक आया है जब आपने उसको डिस्प्लेस किया, मतलब ये डिस्क को आपने डिस्प्लेस किया, डिस्क आपकी इधर गई और इधर जाने के बाद में उसके ऊपर एक टॉर्क आया, वो टॉर्क ने उसको वापस लेकर आया। ठीक है, तो जब वो टॉर्क ने उसको वापस लेकर आया, उसको हमने क्या कर दिया कि ये है रीस्टोरिंग टॉर्क, और ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है ये रीस्टोरिंग है ना, इसीलिए हम बताते हैं कि रीस्टोरिंग टॉर्क इज़ एक्चुअल में प्रोपोर्शनल है थीटा के। क्या है ये? प्रोपोर्शनल है थीटा के, और ये बहुत ही छोटा एंगल है ना, ये एंगल जो है बहुत ही छोटा है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ स्मॉल, इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी भी है मान लिया जाए इसको। तो हमने ऐसा दे दिया इसको कि ये जो है थीटा, ये टॉर्क आपका थीटा पर प्रोपोर्शनल है। जब हमने फिर उसकी इक्वेशन को लिखा तो टॉर्क इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेकर आया हमने, और वो कांस्टेंट हो गया c, और यहाँ पर एक वैल्यू हो गई थीटा। ठीक है ना, तो ये हो गया c थीटा। अब आप इसको स्केलर फॉर्म में ही यूज़ करना बार बार, इसके वेक्टर फॉर्म की हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ c एक्चुअली। तो सबसे पहली बात तो कि ये वाला फॉर्म है, ठीक है, और इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाला टॉर्क। ठीक है, टॉर्क ड्यू टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इसमें c कौन है, तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे c इज़ कॉल्ड एज टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, उसके अलग अलग नाम होते हैं, बाद में और बताऊंगा आपको अगले चैप्टर्स के अंदर। टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, ये मैग्नेटिज्म चैप्टर तक काम आता है ये। ठीक है, टॉर्शनल कांस्टेंट, या उसको मोमेंट ऑफ कपल, इस तरह से c को अलग अलग डिफाइन किया जाता है। अभी तो टॉर्शन कांस्टेंट आप याद रख लो उसको। ठीक है, टॉर्शनल कांस्टेंट हो गया, तो ये टाउ की इक्वेशन मिली। अच्छा, आपने जो अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से आपको पता है कि वी नो दैट रोटेशनल मोशन में आपने एक टॉर्क पढ़ा था कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फ़ा होता है ना, आई इंटू अल्फ़ा। व्हाट इज़ अल्फ़ा बोलो, इसके अंदर आई बोले तो कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो। ओके, और अल्फ़ा कौन है
एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये नहीं पूछना एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहता है, हम सर्कुलर मोशन वगैरह सब चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं, बस यहाँ पे हम एप्लीकेशन देख रहे हैं सब इसका। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अल्फ़ा की वैल्यू हुआ करती है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर या d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, ठीक है, ऐसा इसको बोला जाता है। देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, हमारी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है टाउ की जगह पे आप रखेंगे आई अल्फ़ा, ये वाली इक्वेशन है ना, तो इसके अंदर रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप आई अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी थीटा, माइनस ऑफ सी थीटा। तो यहाँ से अगर मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, हैं जी, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा, ठीक है। सी की जगह पे बहुत सारे बुक्स में आपको के भी लिखा हुआ मिलेगा, सी और के ये भी मिलता चलेगा, दोनों भी चलते हैं, आप कुछ भी लिखो चलता है। तो ये हो गया अल्फ़ा। तो आप इसको बोलते हो कि ये कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपने अगर यहाँ पर एक चीज़ पुट कर दी, देखो कि इफ़ सी अपॉन आई, इसको हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट है, इज़ कांस्टेंट है ना, दोनों ही कांस्टेंट है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट होता है। देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन भी लाना है आपको, ओहो अल्फ़ा भी वैसे दिखता है, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस के, माइनस थीटा। ये माइनस थीटा क्या शो कर रहा है, दिस मोशन, ये मोशन एस एच एम है, ये मोशन क्या कहलाता है, मोशन एस एच एम है, दिस मोशन इज एस एच एम। क्यों, क्योंकि एस एच एम के अंदर होता है एनालॉगस टू एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। देखो जब लीनियर क्वांटिटी थी, ये जो क्वांटिटी थी ना अपने पास में, ये जो क्वांटिटी थी ये लीनियर क्वांटिटी थी, ये लीनियर है, और ये एंगुलर क्वांटिटी है, समझे, एंगुलर क्वांटिटी और लीनियर क्वांटिटी ये फ़र्क है दोनों में। तो दोनों एनालॉगस है, बिल्कुल एग्जैक्टली एनालॉगस है। तो फिर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक काम करते हैं ना, ये जो c बाय आई है, समझो c बाय आई, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, दिस इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि आपके पास में इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है ये वाली, देखो नहीं समझा, देखो आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा, एंड linear acceleration is equals to minus omega square x. X is correspond to theta, a is correspond to alpha, therefore omega square corresponds to c by I. आप समझा, ओके। तो therefore omega is equals to under root of c by I. c कौन है, कांस्टेंट, I कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। therefore ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड भी निकाल लो, तो हम बोलेंगे फिर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t is equals to 2 pi अंडर रूट ऑफ m by k। m by k का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, m by k होता है, m की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कांस्टेंट आएगा और k की जगह पे c आएगा, तो ये आ जाएगा i by c, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा को उल्टा करके लिखो ना, सिंपल, ज़्यादा सोचो मत, ओमेगा को उल्टा करके लिख दिया आपने, समझो रेसिप्रोकल करके लिख दिया उसको, अच्छा बोलो सर, ठीक, रेसिप्रोकल किया बेटे, इट्स अ रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल T, तो n को लिखा जाएगा 1 अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c अपॉन आई, c अपॉन आई। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्शनल कांस्टेंट एंड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक समझ में आई बात। तो ये हुआ हमारा एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड। अब एंगुलर एसएचएम का आपको टाइम पीरियड अगर मिल गया है तो बहुत सारी और भी इक्वेशन है जो हम इसकी चेक करते हैं। कौन सी इक्वेशन है, चलो देखते हैं। अभी देखिए लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम जो होते हैं ना हमारे, उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, चलो वो देखते हैं। तो लीनियर एसएचएम की इक्वेशन देख लो, इक्वेशन क्या है इसकी, लीनियर एसएचएम की इक्वेशन है हमारे पास में, फाइन, f इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है ना, ये इक्वेशन है हमारी लीनियर एसएचएम की। और इधर वो इक्वेशन क्या हो गई,
टाउ इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको टाउ पढ़ते हैं, ठीक है, ये जो अल्फ़ाबेट है ना इसको TAU टाउ बोलते हैं इसको, टाउ। तो ये इसको ताऊ बोले तो भी चलेगा, याद रहता है अच्छे, ठीक है। तो ताऊ का फॉर्मूला है अपने पास में सी थीटा, ठीक है, सी थीटा माइनस ऑफ सी थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स इज कांस्टेंट और यहाँ पर सी इज द रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये आ गया फिर आपके पास, ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k बाय m इंटू एक्स, और यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया। अभी हमने ऊपर देखा ये कैसे आया, तो फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए। इसी इक्वेशन को चेंज किया, देखो एक्सेलरेशन को लिखा d2x बाई dt स्क्वायर, माइनस को इधर ले जाके प्लस किया k बाय m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये इसकी बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको बोला जाता है कि इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है ना, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है, ओके। और दूसरी इधर ये d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, अल्फा को लिखा, c बाय आई को इधर जाके प्लस किया और थीटा को लिखा, और इसको बोल दिया कि इट इज़ नोन एज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM, ठीक है, ये लीनियर SHM या एंगुलर SHM, ओके। नेक्स्ट जो इक्वेशन होती है जैसे कि x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन आपके पास में x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, ये है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है अगर, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पढ़े थे अपने, सबसे पहले याद है क्या, सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में, है ना, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो x के जगह पे थीटा आया और साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। सिर्फ लीनियर की क्वांटिटीज एंगुलर में बदल रही है, बस इतना ही फर्क हो रहा है। देखो वेर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे आप तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय m, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बाय आई, ठीक है, c आया k की जगह पे, m आया i की जगह पे, या दोनों तरफ रिप्लेसेबल। तो यहाँ से आपके पास में ओमेगा का फॉर्मूला बना, यहाँ से आपके पास में ओमेगा का फॉर्मूला बना, और इस तरह से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया, टाइम पीरियड में m बाई k, और यहाँ पर आया i बाई c, ठीक है। टाइम पीरियड इज टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ i बाय c, ठीक है। क्या हमने इक्वेशन में यही लिखा था, अपनी इक्वेशन चेक करो, हाँ बिल्कुल i बाय c, ये टाइम पीरियड अपना आया था, ठीक है। और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी आई थी, तो ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी। दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लीनियर SHM, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट काय में चलता है, लीनियर SHM की हर टाइप में चलेगा ये। लीनियर SHM किसको बोलते हैं, और दिस कॉन्सेप्ट वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंगुलर SHM। फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों के एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर, दोनों के एग्जाम्पल तो बनते हैं ना। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास, लीनियर SHM बोले तो वही अपना नीडल ऑफ सीविंग मशीन, है ना, नीडल ऑफ सीविंग मशीन, या फिर जो है तो वाइब्रेशंस, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो होता है वो भी लीनियर SHM होता है, ठीक है। एंगुलर SHM में क्या होगा, एंगुलर SHM के अंदर आपके पास में होता है पेंडुलम, सिंपल वाला और फिजिकल वाला, सारे पेंडुलम जो होता है ये एंगुलर SHM है, ठीक है। और ट्विस्टिंग डिस्क जो है अपने पास में ऊपर जो लगाया अपने, डिस्क रोटेशन, डिस्क ट्विस्टिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके अंदर में टॉर्क आता है, टॉर्क, ठीक है। तो वो टॉर्क रिवर्स आता है, ठीक है, आप उसको घुमाओगे वो रिवर्स होगा। जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट, एक आपके पास में एक बॉडी है, आपने उसका ढक्कन खोला और वो ढक्कन वापस से लग जाता है, आप बार बार उसको घुमाते हो और वो वापस आ जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है आपके पास में केस कि ये है आपके पास में ऑसिलेशंस, ठीक है, एंगुलर और ये लीनियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन आपके सामने लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ bx, ये है आपकी एक इक्वेशन ऑफ SHM समझ लो, और आपको निकालना है व्हाट इज़ टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है अपने पास में। तो एक तो आप इससे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इसको कंपेयर कर लो किसके साथ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ। तो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन ये क्या आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर,
है ना, 1/ω²। अब ω² 1/ω² है, इस इक्वेशन में से क्या आएगा उसकी जगह पे, इट इज़ इक्वल्स टू 1/b। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ये हो गया ω² की जगह पे। तो अगर आपको फिर इसको रूट में ले जाकर लिखना है तो ओमेगा हो जाता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है फिर, देयरफॉर ये दोनों को देखो ना, इधर ओमेगा की वैल्यू कितनी हुई, ओमेगा इज इक्वल्स टू √b हुआ। यहाँ से चेक कर लो, कहीं से भी कैसे भी इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर ही आता है आपका। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π √x/a, √x/a, उसकी जगह पे ये आ जाएगा, x/a की जगह पे 1/b, 1/b। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2π ऊपर और √b नीचे, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, चलो इसको समझते हैं ज़रा। यहाँ पर देखो ये सिंपल पेंडुलम ये बताया गया है। ठीक है, ये होता है उसका एक थ्रेड। ठीक है, हम इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, दिस इज स्ट्रिंग, और इसको बोला जाता है बॉब। ठीक है, ये होता है बॉब, यानी कि एक हैवी मास होता है, एक छोटा सा मास होता है और हैवी मास होता है, और ये होती है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो ये सेंटर में, अब यहाँ से आपने उसको इतना डिस्प्लेस किया अगर, ठीक है, या आपने उसको डिस्प्लेस किया, अगर आपने उसको डिस्प्लेस किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दो थीटा, या फिर आप उसको लीनियरली डिस्प्लेस कर दो एक्स से, वो वापस आता है ड्यू टू सम फोर्सेस। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा कौन से फोर्सेस है जिनकी वजह से वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर आपने उसको डिस्टर्ब किया वो वापस आता है वहाँ से, और मीन पोजीशन पे फिर रुकता नहीं है, फिर वो इधर जाता है, फिर यहाँ टच करता है, और फिर ये एक्सट्रीम से ये एक्सट्रीम तक, ये एक एक्सट्रीम हुआ ये एक एक्सट्रीम हुआ, दोनों के बीच में वो ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, लाइक दिस, ये वाला एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कि ये है आपका स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग यहाँ चला गया तो उसने कितनी हाइट अचीव किया है, ये वाली हाइट पर चला गया वो। ठीक है, ये लेंथ है और ये स्ट्रिंग में है टेंशन, और यहाँ पर mg नीचे की तरफ काम करता है ना। mg के दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम, एक होता है mg cos थीटा कंपोनेंट और एक होता है mg sin थीटा कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमारे बॉब को वापस लाने वाला जो काम है वो हमारे mg sin थीटा का काम है। ठीक है, mg sin थीटा उसको वापस लाता है। कैसे, चलो बताता हूँ आपको। और ये हमारी पेंडुलम क्लॉक है, ये उसका एक एक्सपीरियंस है, एग्जाम्पल है, मतलब कि हमारी ये पेंडुलम क्लॉक के अंदर में जो पेंडुलम होता है ये वाला, तो ये ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लिख देते हैं, देखो, और डेरिवेशन लेते हैं इसकी। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मास ले लेते हैं, मास ऑफ द बॉब m। ठीक है, ये हो जाएगा मास ऑफ द बॉब m। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हो गई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l। ठीक है, लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। समझो उसको आपने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x दिया, ठीक है, और वो यहाँ पर चला गया। तो अब क्या क्या उसके ऊपर में फोर्सेस एक्ट करेंगे, चलो हम बनाते हैं, और हमको एक्चुअली टाइम पीरियड निकालना है इसका। तो हम यहाँ पर जब बनाते हैं ये वाले डायग्राम को, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये है इसका टेंशन। ठीक है, ये टेंशन काम कर रहा है इधर में, कैपिटल T, और समझ लो ये L हो गई इसकी लेंथ। ठीक है, ये लेंथ मान लिया हमने L, ये लेंथ है L है। ठीक है, ऐसे, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, मानो ऐसा क्या छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है बोल कर दो। और अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो कुछ हमारे फोर्सेस है। कौन कौन से फोर्सेस है देखो ज़रा, ये नीचे की तरफ जाने वाला एक फोर्स है, ये कौन है, ये है आपका mg। ओके, और एक है आपका इधर ये कंपोनेंट। ठीक है, ये वाले हमारे पास में कंपोनेंट, दिस इज mg। ये एंगल अगर थीटा है, यहाँ पर देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है, सेम एंगल। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा आपका mg का cos थीटा कंपोनेंट, है ना, mg का cos थीटा कंपोनेंट, और ये वाला हो जाएगा आपका mg का sin थीटा कंपोनेंट, mg sin ऑफ थीटा। ठीक है, mg cos थीटा mg sin थीटा आपने कंपोनेंट बना दिया। अब आपको देखेंगे कि ये mg sin थीटा जो है, क्योंकि ये एक्चुअली डायग्राम हम बड़ी बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, एक्चुअली इतना डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों तरफ पे ऑसिलेट करने का इसका, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है डायग्राम इतनी बड़ी। ठीक है, डायग्राम इतनी बड़ी सिर्फ समझाने के लिए। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट x इतना छोटा होता है कि ये mg sin थीटा जो है ना, ये x की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, mg sin थीटा किसकी डायरेक्शन में होता है, x की। तो अब आप क्या करेंगे, इधर टेंशन बनाया आपने, ये टेंशन है, यहाँ पे हम कंपोनेंट लिखेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट किसको किसको बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये mg sin थीटा प्रोवाइड्स, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स is provided by mg sin theta component, mg sin theta
कंपोनेंट, ठीक है, बात समझी, एम जी साइन थीटा कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्स का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी साइन ऑफ थीटा। एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, एफ आर है वो, रिस्टोरिंग फोर्स है वो, ठीक है। अब आपने ऐसे लिखा, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इन रेडियंस, ठीक है। रेडियन में साइन थीटा, रेडियन में थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर होती है। कैसे, इसका मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, ठीक है। इसका एक टेबल समझ सकते हैं हम यहाँ पर। देखो ये वैल्यू है थीटा की डिग्री में। 0 डिग्री के लिए आप देखेंगे थीटा इन रेडियन कितना है, 0 है, ठीक है। 0 डिग्री के रेडियन भी 0 होता है ना, साइन थीटा भी 0 है। अच्छा 5 डिग्री के लिए रेडियन में कन्वर्ट करो। अच्छा डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आता है ना आपको, डिग्री को रेडियन, थीटा डिग्री मल्टीप्लाई करने का उसको 2 पाई अपॉन 180 से, तो ये चला जाता है रेडियन में, ठीक है। इस तरह से वो रेडियन में पहुंचा दिया आपने उसको। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 5 रखो, 5 इंटू 2 पाई अपॉन 180 इज इक्वल्स टू रेडियन में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.87 आ जाती है। और साइन 5 डिग्री की वैल्यू देखो, ये इसके लिए आपको लॉग बुक चेक करना पड़ेगा। लॉग बुक के अंदर साइन 5 डिग्री, या आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो साइन 5 डालकर देखो, तो साइन 5 की वैल्यू आपके पास में ये आती है 0.87 आती है, ठीक है। और साइन 10 डिग्री देखो, 10 डिग्रीज को रेडियन में देखो, 10 डिग्रीज का रेडियन में कितना आता है 0.174, और उसका साइन भी कितना आता है 0.174, ठीक है। ये 15 डिग्री के बाद थोड़ी सी वैल्यूज बदलना शुरू हो जाती है अलग अलग, लेकिन 10 डिग्री से कम अगर होता है तो थीटा इज़ वेरी स्मॉल। इसका मीनिंग है कि थीटा की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन 10 डिग्री। तो अगर हमने जो है तो हमारे पेंडुलम को 10 डिग्री से कम का अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है, 10 डिग्री से कम का डिस्प्लेसमेंट दिया, तो उसके पास में क्या हो जाता, उसकी इक्वेशन साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, देखो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू थीटा, माइनस एम जी इंटू थीटा, ऐसे लिख दिया। अब अगर इसमें देखा जाए तो डायग्राम में देखते हैं, ये अपनी इक्वेशन है, ये डायग्राम देख लो, याद रख लो इस डायग्राम को। और इस डायग्राम के अंदर से मैं जो है तो अभी आपको थीटा की वैल्यू निकाल कर बताता हूँ, या थीटा की वैल्यू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है। आर्क लेंथ बोले तो एक्स अपॉन रेडियस बोले तो एल होता है, एक्स बाय एल, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, फ्रॉम फिगर, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ रही है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन लेंथ उसकी जो है स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ बोले तो रेडियस ऑफ सर्कल, बहुत बड़ा सर्कल बनाएगा ना वो, इसके लिए उसको बोला गया। आर्क बोले तो कितना एक्स, रेडियस बोले तो एल होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एक्स बाय एल। तो यहाँ पे ला के रख दो, तो ये हो जाएगा आपका एफ फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू एक्स बाय एल, ठीक है। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया अपन ने, तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी एक्स बाय एल के साथ यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, एफ अपॉन एक्स लेके जाता हूँ, देखो एफ अपॉन एक्स इट इज इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू 1 बाय एल, यानी कि एम जी बाई एल, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे एम जी बाई एल। बट हमको पता है एफ इज इक्वल्स टू के एक्स होता है, देयर फोर एफ बाई एक्स इज इक्वल्स टू के होता है, एफ बाई एक्स इज इक्वल्स टू के होता है। तो हम क्या करेंगे इसको, इट इज इक्वल्स टू के, तो हम इसको बोल देंगे के इज इक्वल्स टू माइनस एम जी अपॉन एल, ठीक है। ये आ गई के की वैल्यू। और ये जो के है इसको बोला जाता है स्प्रिंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर, स्प्रिंग फैक्टर बोलते हैं इसको। इसकी डेरिवेशन को लेने का एक और तरीका भी है, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, ये जस्ट एक आसान फॉर्मूले से हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। एम जी बाई एल हमने ये लिख दिया यहाँ पर, ये आगे वैल्यू। तो टाइम पीरियड क्या होता है फिर, देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 पाई, और क्या होता है रूट के अंदर, वेयर इज द बटन, रूट के अंदर क्या होता है बोलो, रूट के अंदर वैल्यू आती है आपकी इनर्शिया फैक्टर अपॉन
इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, है ना, स्प्रिंग फैक्टर। तो ये T इज इक्वल्स टू 2 पाई, इनर्शिया फैक्टर क्या हो जाएगा आपका मास, और स्प्रिंग फैक्टर क्या है mg/l, बराबर है ना, ऐसे ही है, मास से मास कैंसिल हो गया, L ऊपर चला गया, तो देयरफॉर T की वैल्यू आ गई है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/g। ये हो गया हमारी फाइनल इक्वेशन, ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लिख दिया आपने, तो इसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी लिख दो। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम n इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, रेसिप्रोकल है ना इसका, तो रेसिप्रोकल कर दो इसका g/l, ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यू। तो बस इस तरह से आपको टाइम पीरियड वगैरह याद रखना है। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है, समझ में आई? ओके, तो आपको यहाँ पे बात समझ में आई क्या? ठीक है, सिंपल पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड निकालने का डेरिवेशन आता है, ठीक है, ये डेरिवेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं पूरे, और फोर्सेस रिजॉल्व करने के बाद में आपको रिस्टोरिंग फोर्स बताना है, ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। ये रिस्टोरिंग फोर्स आपने बताने के बाद फिर आपने जाना है कि साइन थीटा और थीटा की वैल्यू जो है तो सेम बतानी है, और यहाँ पर इक्वेशन को पुट कर देना है F इज इक्वल्स टू -mg थीटा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू को लेके आना है इक्वेशन में से x/l कर उसकी वैल्यू को रखना है, कांस्टेंट निकालना है, और कांस्टेंट निकाले बाद आपके पास स्प्रिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई है k की। और टाइम पीरियड का हमारा जो फॉर्मूला रहता है, तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये रहता है, टाइम पीरियड इज टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k। बस k की जगह पे आपने जो वैल्यू निकाली है ना, ये वाली वैल्यू, ये k की जगह पे लाके पुट कर देनी है, ठीक है, ऐसा है वो। तो इससे आपको टाइम पीरियड मिल जाता है। अब जब टाइम पीरियड मिल चुका है तो देखो लॉज ऑफ पेंडुलम समझ लेते हैं, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो पहला इसका लॉ होता है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ लेंथ बोलते हैं। लॉ ऑफ लेंथ, इसका मीनिंग ये होता है इफ acceleration due to gravity, acceleration due to gravity is constant, ऑब्वियसली कांस्टेंट ही होगी ना, यानी कि अर्थ पे ही रखो बोल रहा है, बाहर मत जाओ बोल रहा है। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है हमारे टी के फॉर्मूले के अंदर में, तो देन लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी कि टाइम पीरियड जो होता है अपना, देन ऐसा लिखेंगे टाइम पीरियड of simple pendulum is directly proportional to length of pendulum, ठीक है, यह आ जाता T is directly proportional to length of pendulum। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपके पास में रिलेशन है, इसको याद रखना है, ये एक रिलेशन है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल रहते हैं अपने, अभी सारे न्यूमेरिकल अपने इसके ऊपर ही होते हैं। तो पहला कौन सा है लॉ? लॉ ऑफ लेंथ। चलो दूसरा लॉ पढ़ते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का मीनिंग देखेंगे ज़रा। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसके अंदर बोला जाता है कि क्या है एक्सेलरेशन का लॉ, देखो कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि फॉर फिक्स्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ को बदलना नहीं है, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो कि इफ़ ग्रेविटी डिक्रीजेस, अगर ग्रेविटी डिक्रीज हुई तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझे बात को? अगर ग्रेविटी डिक्रीज हुई तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। मेनली ऐसा ही है रिलेशन देखा जाए तो। और फिर आपको T2/T1 वगैरह ऐसे कुछ अगर रिलेशन बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं आप इसको,
T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ G2 अपॉन G1। ये कहाँ पे हो सकता है? जहाँ पे अलग अलग ग्रेविटी है वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और ये केस में क्या हो सकता है? ये केस में हो सकता है आपका T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L1 अपॉन L2, है, ऐसे हो सकता है। तो ये रिलेशन को याद रखना, ये रिलेशन आप न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ करने वाले हो, आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये पॉइंट भी याद रखो कि अब देखो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो अपने को याद है, ठीक है, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। ये किस पर डिपेंड नहीं करता, वो पॉइंट है पहला। तो ये डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ पेंडुलम। अगर आपने जो है एक पेंडुलम है, देखो अगर दो पेंडुलम है अपने पास में, दोनों की लेंथ सेम है, और एक हॉलो है एक सॉलिड है, ठीक है। हॉलो और सॉलिड, इसका वेट तो कितना होगा? ग्राम्स में होगा, इसका केजी में होगा, ठीक है। तब भी ये दोनों का टाइम पीरियड कैसे होता है? सेम, टाइम पीरियड इज सेम। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में देख लो 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, मतलब लेंथ पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं। तो मास जो है कुछ भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर समझ लो, ऐसा बोल सकते हैं कि एक गार्डन में एक झूला है, एक स्विंग है, ठीक है, और स्विंग की एक लेंथ है, ठीक है ना, स्विंग ऑफ लेंथ L, उसकी कुछ तो भी लेंथ है, स्विंग ऑफ लेंथ L समझो। इसके ऊपर एक चींटा जो है, रहते हैं चींटी, चींटा, एंट, ठीक है, एंट बोलो इसको इंग्लिश में। तो एक चींटा झूल रहा हो या इसके ऊपर एक एलिफेंट झूल रहा हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। ये दोनों भी अगर झूल लेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों साथ में भी झूलेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का टाइम पीरियड फिर भी सेम आने वाला है, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसका पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर इसको क्यों किया हमने? मास ऑफ पेंडुलम, इस पॉइंट को याद रखो, मास ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ पेंडुलम, ठीक है। मास ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो mg साइन थीटा कॉम्पोनेंट होता है लाने वाला, ये देखो ऊपर टेक्निकल पॉइंट इसका ऐसा है कि हमारे डायग्राम के अंदर जो पॉइंट होता है mg साइन ऑफ थीटा, ये वाला, ठीक है, mg साइन थीटा, इट इज़ इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू ma हो जाता है। तो मास मस्ट गेट्स कैंसल, तो सिर्फ एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, बस एक्सेलरेशन कौन सा है इसको नीचे लाने वाला, उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और वो बदलता रहता है पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट याद हो, समझा। दूसरा पॉइंट देखो, ये हुआ पहला पॉइंट, इस पर डिपेंड नहीं करता। फिर दूसरा किस पर डिपेंड नहीं करता? तो हम बोलेंगे दूसरा डिपेंड नहीं करता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके ऊपर एक छोटा सा एनिमेटेड क्लिप इसके अंदर ऐड कर दूंगा मेरे लेक्चर के अंदर में, कि ये एम्पलीट्यूड चाहे कुछ भी हो जाए, एम्पलीट्यूड भी कुछ भी हो जाए आपका, ठीक है। दो पेंडुलम है, ठीक है, ये वाला एक पेंडुलम है समझो, और ये एक पेंडुलम है ना, ऐसा पेंडुलम है, मान लो ऐसे है पेंडुलम आपके पास दोनों भी, ठीक है, ये वाला और एक ये वाला। अगर इस पेंडुलम को आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ तक लेकर गए और यहाँ से उसको रिलीज़ किया, और दूसरे वाले को सिर्फ यहाँ तक लेकर गए और यहाँ से इसको रिलीज़ किया, ठीक है। तो इसको जो लेकर गए आपने, तो वो तो इतना ही लेकर गए ना यहाँ तक के, और इसको जो लेकर गए बहुत ज़्यादा लेकर गए ऐसे। तब भी अगर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है A2 और इसका एम्पलीट्यूड है A1, आप देखेंगे एम्पलीट्यूड A2 इज़ मोर देन A1, उसके बाद भी टाइम पीरियड जो होगा वो सेम होगा, टाइम पीरियड दोनों का सेम होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि फिर इसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ती है, एम्पलीट्यूड की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, नीचे आने की जो उसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी 2 की वो बढ़ जाती है वेलोसिटी 1 से, ऐसा हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पर भी डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ तक के पॉइंट्स याद रहेंगे? ओके देन, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम और स्पेशल केसेस ऑफ पेंडुलम, बहुत से स्पेशल केसेस, ठीक है, बहुत से स्पेशल केसेस रहेंगे और स्पेशल केसेस हम पढ़ने वाले। तो डू ज्वाइन, ये लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है।
वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट वाला, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को। आज के पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, तो इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए अपने न्यूमेरिकल्स में। गुड बाय।